पर जब फैसले की घड़ी आई तो उन्होंने बहुत सख्ती दिखाई और जल्द से जल्द ये सुनिश्चित किया कि फांसी की सजा अगर है तो उन्हें फांसी दी जाए। आर्थिक सुधार का जो एक भारत का पूरा कदम था, उसकी भी 80 के दशक में अगर नींव किसी ने रखी तो उसका श्रेय प्रणब मुखर्जी को जाता है। प्रकाश जी। निश्चित रूप से जाता है और महत्वपूर्ण बात है कि जैसे मैंने कहा कि जो राष्ट्रपति के चलते वो हमारे सभी अनेक विश्वविद्यालयों के मान्यवर कुलपति होते थे, तो उस सब में वो शिक्षा के बारे में कितना रुचि रखते थे। वो बारी बारी से कुलपतियों की बैठक या बाकी सबकी बैठक शिक्षा के बारे में लेते थे, आईआईटी के डायरेक्टर्स की, आईआईएम के डायरेक्टर्स की, सबकी, और उसमें दिन भर पूरी रुचि से बैठते थे और बहुत अच्छी सलाह देते थे। कोई ऐसा निजी अनुभव जो आप बताना चाहें प्रकाश जी? वही जो मैंने अभी भी, मैं राष्ट्रपति वो जब रिटायर हो गए और उसके बाद भी मैं उनके घर जाता था तो बेबाक तरीके से राजनीति पर भी वो अपनी बात रखते थे और उसमें उनका हमेशा एक निष्पक्ष व्यवहार रहा है। आज सभी देशवासी दुखी है। हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। जी धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट करके कहा है कि भारत इस वक्त शोक में है भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी के जाने से। उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी है भारत के विकास की पूरी गाथा में, और ये तस्वीरें उन्होंने डाली है जिसमें उनके पैर छू रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको अक्टूबर 2012 की, 7 जून की तस्वीरें हैं ये 2018 की, जब संघ मुख्यालय प्रणब मुखर्जी पहुंचे थे और प्रणब दा ने वहां पर भी जो बातें कही थी मन से, ये पीएम मोदी ने ट्वीट करके ये तस्वीर सामने रखी है जिसमें प्रणब मुखर्जी के वो पैर छू रहे हैं। और इसमें लिखा है उन्होंने कि एक ऐसे स्टेट्समैन के तौर पर वो थे जिनकी प्रशंसा, जिनके प्रशंसक राजनीतिक दल से ऊपर उठकर हर समाज के तबके में उनका सम्मान था। उनसे हाथ मिलाते हुए, उनके पैर छूते हुए प्रधानमंत्री ने अपनी तस्वीर ट्वीट की है। ऐसे ही राहुल गांधी ने भी श्रद्धांजलि दी है। कहा है कि वो बहुत शोक के साथ इस वक्त ये खबर जो है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मौत की, उस पर वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं और संवेदना व्यक्त कर रहे हैं दुखी परिवार के लिए। तो इधर तस्वीरें उस पूरे राजनीतिक सफर की हम देख रहे हैं जो प्रणब मुखर्जी इस वक्त आपको दिख रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको बतौर राष्ट्रपति उनकी दिखा रहे हैं। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी, सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। सुधांशु जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, दल से बड़ा जिसका व्यक्तित्व हो, आज पार्टी लाइन से ऊपर उठकर हर कोई उस व्यक्तित्व को याद कर रहा है जिसने 80 के दशक में भारत की अर्थव्यवस्था में बदलाव की नींव रखी थी, जिसने बतौर राष्ट्रपति बड़े बड़े सख्त फैसले लिए थे, जिसमें कसाब अफसल से लेकर याकूब मेनन सबकी फांसी को सुनिश्चित किया था सख्त फैसलों के जरिए। सुधांशु जी, आप कैसे याद करेंगे? मुखर्जी जी का नाम ही प्रणव है, जो अक्षरों में सबसे अग्रगण्य माना जाता है। तो मैं कहना चाहूंगा, यथा नाम तथा गुणा के अनुरूप भारतीय राजनीति में मूल्य, मर्यादा और स्वीकार्यता के जो अग्रगण्य नाम हैं, उनमें प्रणब मुखर्जी जी मैं मानता हूं कि बहुत प्रमुख नाम थे। और वर्तमान समय में कांग्रेस के उस पीढ़ी के लोग जिनको राष्ट्र की व्यापक समझ, गहरी अंडरस्टैंडिंग और वो किसी भी वैचारिक प्रभाव से मुक्त होकर राष्ट्र के हित में बात कर सकते थे, मैं मानता हूं कि उसमें शायद अब वो समाप्त होती हुई पीढ़ी के लोगों में से एक थे। इसीलिए आपने देखा होगा, मैं तो बचपन का एक अनुभव बताता हूं, हम लोग तो बहुत बच्चे थे जब इंदिरा जी की डेथ हुई और उस समय हुआ कि सबसे वरिष्ठ नेता उस जमाने में कैबिनेट में प्रणब मुखर्जी जी थे, उनके प्रधानमंत्री बनने की बात चल रही थी। मेरे विचार से बहुत कम लोग होंगे। जी, आपसे मैं बात करूंगी सुधांशु जी। इस वक्त हमारे साथ सीधे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी जुड़ रहे हैं। रविशंकर प्रसाद जी,
दशकों तक जिसने भारतीय राजनीति को एक दिशा दी, जिसने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर अपनी शख्सियत की पहचान बनाई, जिसने आर्थिक बदलाव की नींव रखी, जिसने सख्त फैसले लिए बतौर राष्ट्रपति, भारत रत्न प्रणब मुखर्जी नहीं रहे। आप कैसे याद करेंगे उन्हें? देखिए, भारत की राजनीति का एक बहुत ही बड़ा स्टेट्समैन अब नहीं रहा। आप देखिए, वो एक बड़े नेता थे, राजनीति समझते थे, संविधान समझते थे, शासन समझते थे और संसद समझते थे, सब कुछ एक साथ। मेरा परम सौभाग्य है कि उनका मुझे बहुत स्नेह मिला। एक मुझे वक्त दीजिए कि मैं अटल जी की सरकार में मंत्री था, एक बिल पेश कर रहा था, कानून राज मंत्री भी था। उठे कहे, यंग मैन, हैव यू एग्जामिन दिस प्रोविजन? तो मैं अवाक रह गया कि संविधान की उतनी समझ थी। फिर हमारे उनके संबंध अच्छे थे, संसद में बोलता था, अच्छा बोले, और ये भी एग्जामिन किया करो। और इतिहास की जानकारी उनकी इतनी। एक बार एक विदेशी मेहमान आए हुए थे, तो राष्ट्रपति भवन में भोजन था, तो हमने पूछा कि सर आप कितने दिन मिनिस्टर रहे? अब 42 साल। समझ नहीं आप? 42 साल वो केंद्र मंत्री रहे हैं और बाकी संसद वगैरह तो अपनी जगह पर है। और समझाते कितना थे, आपके दर्शकों के लिए एक रोचक बात बताऊं। लेकिन उनसे कहा कि प्रणव दादा, मैं उनको प्रणव दादा कहता था, कि राष्ट्रपति भवन कोई भी आता है तो उसको जलपान मिलता है, बाकी जगह नहीं मिलता है। परंपरा कहां से शुरू हुई? उन्होंने कहा कि जब दिल्ली भारत की राजधानी बनी तो सारे राजा रजवाड़े दिल्ली आया करते थे, तो किसी के साथ 5, किसी के साथ 10 लोग आते थे, किसी के साथ 100 लोग आते थे, तो सबको जलपान मिलना शुरू हुआ। जब भारत आजाद हुआ तो एक सवाल उठा कि ये परंपरा बंद हो या चलनी चाहिए। तो राजेंद्र बाबू ने कहा भारत की परंपरा है अतिथि देवो भव, तो वो परंपरा चली। अब आप देख रहे हैं छोटी छोटी बात की जो जानकारी उनको थी, तो उनके साथ बैठना ज्ञान के अथाह भंडार थे। क्या राजनीति, क्या संसद, क्या शासन, क्या हिस्टोरिकल रेफरेंसेस। तो ऐसा व्यक्ति आज नहीं गुजर गया तो वो देश की बहुत बड़ी पूंजी थे। और मेरा तो बहुत सौभाग्य था, मुझे बहुत स्नेह मिलता था। कभी विस्तार से आपके चैनल पर बातचीत होगी उनके बारे में, आप बुलाएंगे तो मैं बताऊंगा। प्रणव बाबू के साथ काम करना, मैं पार्टी का विपक्ष में विदेश नीति का काम देखता था पड़ोसी देशों के लिए। जब भी मैं नेपाल या श्रीलंका जाया करता था, मैं उनसे मिलकर गाइडेंस लेता था एज ए राष्ट्रपति। और मुझे इतने सलीके से समझाते थे, तो मैं तो जीवन के बड़े मैं सौभाग्यशाली था। और मुझे जब मैं मोदी जी की सरकार में दोबारा मंत्री बन रहा था, अंजना, तो मैं शपथ लेने गया। तो शपथ लेने के बाद मैंने प्रणाम किया। उन्होंने जिस आंखों से मुझे आशीर्वाद दिया वो मैं हमेशा याद रखूंगा। तो ऐसे महान व्यक्ति का जाना देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मैं आपसे यही कहूंगा कि प्रणव बाबू अजात शत्रु, हर पार्टी में सम्मान जी। और वो व्यक्ति विचारधारा से ऊपर उठकर देश की चिंता करते थे, इसलिए मैं उनको हृदय से प्रणाम करता हूं। बहुत गहराई थी, बहुत ठहराव था उनके व्यक्तित्व में। तभी देखिए, मुझे लगता है अगर हम पूरे राजनीतिक सफर को देखें, हालांकि वो आपसे बहुत सीनियर थे सर, लेकिन फिर भी 1969 से लगभग उन्होंने शुरुआत की, राज्यसभा में गए, फिर 73 में मंत्री बने और उसके बाद से इमरजेंसी का भी दौर रहा। आप बिल्कुल विपरीत दूसरी तरफ खड़े थे इस पूरी राजनीति के। लेकिन आज अगर आप ये याद कर सकते हैं कि आपके आगे बढ़ने पर या आपके मंत्री पढ़ने पर उनकी आंखों में एक अजब सी चमक थी जब वो आपको आशीर्वाद दे रहे थे, ये बताता है कि हृदय कितना विशाल था। रविशंकर जी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने एक सीख दी थी, है ना, राजनीति में मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। और प्रणव बाबू भी उसी विचारधारा के व्यक्ति थे। और अब आज मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता हूं, उन्हें ये सब पद बहुत पहले मिलने चाहिए थे। अब चलिए वो एक अलग विषय है। लेकिन मैं आपसे एक बात अवश्य कहूंगा कि भारत की राजनीति में गहराई आई है, उस गहराई में प्रणव बाबू की बहुत बड़ी भूमिका है। और देखिए, आप याद करिए जिस तरह से मोदी जी, आपके चैनल पर मुझे लोगों ने बताया, दिखाया जा रहा है, मोदी जी ने उनके पैर छुए। तो मोदी जी ने एक बात बहुत पब्लिकली कही थी कि मैं दिल्ली में नया आया था
और भले ही देश ने मुझे चुना था, लेकिन मुझे भारत के शासन में हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने का काम प्रणब बाबू ने किया था। देखिए, इस बात को समझिए आप, ये बहुत बड़ी बात है। 12 साल वो मुख्यमंत्री रहे, देश के नेता बनकर आए, लेकिन फिर भी, और मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन जितना प्रणब बाबू के साथ काम करके मैंने सीखा है, चाहे वो इकोनॉमिक रिफॉर्म हो, चाहे वो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग हो, चाहे वो भारत का संविधान हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट हो, और सबसे बताऊं आपको अंजना, एक एक चीज उंगलियों पर, कभी उसके लिए कोई रेफरेंस की आवश्यकता नहीं होती थी। और प्रणब बाबू ने कह दिया, मतलब आखिरी शब्द हो गया। तो ये बहुत अच्छा याद आती है राज्यसभा में उनका जो परफॉर्मेंस देखा। अभी देखिए, एक बात याद आ गई, एक बार वो वित्त मंत्री थे और वो आपके फाइनेंस बिल मूव कर रहे थे, और मैंने विपक्ष से उस पर अपनी बात कही, तो याद आ गई, उन्होंने मुझे बताया, है ना, और अपने रोबी, यू मेड सम वेरी गुड पॉइंट, आई एम हैप्पी, कीप इट अप। अब आप सोचिए, इतना बड़ा अनुभवी व्यक्ति अगर इस तरह से आपको आशीर्वाद दे संसद के अंदर आपके भाषण पर, तो आपके अंदर कितना बड़ा आत्मविश्वास आता है, ये बात समझनी चाहिए। हाँ, इसलिए भारत की राजनीति आज सुनी हुई है। भारत का संवैधानिक सोच आज वो भी सुना हुआ है, क्योंकि प्रणब बाबू एक ऐसे व्यक्ति थे जो एक, जैसे कहते हैं ना रेफरेंस पॉइंट, हाँ, कि कहीं कोई चीज इंस्टीट्यूशनल मेमोरी की आवश्यकता है, कोई संविधान की स्थिति है, क्या होना चाहिए, तो वो सिर्फ पार्टी नहीं, देश हित। ये प्रणब बाबू बहुत बड़े थे, तो मैं बहुत विनम्र प्रणाम करता हूँ। अच्छा लगा आपने मुझे याद किया कि उनकी कई बहुत, और देखिए संघ के कार्यालय में भी चले गए, डॉक्टर हेडगेवार को देश का एक महान सपूत बनाया। ये बड़ी सोच होती है, हाँ, कि भारत को बनाने वाले कई लोग हैं, हमको उन सारे बनाने वालों के त्याग, समर्पण को याद करना चाहिए। ये सोच के लिए बड़ा हृदय और बड़ी बौद्धिकता होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ केंद्रीय मंत्री जुड़े थे, जिन्होंने याद किया और साथ ही बताया कैसे वो एक रेफरेंस पॉइंट, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं भारतीय राजनीति का, यानी वो बिंदु जहां से आप हमेशा किसी भी मुद्दे पर जानकारी ले सकते हैं, बातचीत करते हैं, हर बात कंठस्थ, अपने आप में शासन, संसद, गरिमा, गहराई, ठहराव, जो कुछ भी एक नेता में होना चाहिए, वो सब प्रणब मुखर्जी में था। अलग अलग वक्त पर कई मकाम आए उनके पूरे राजनीतिक सफर में। कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे दिग्गज नेता के तौर पर याद रखे जाएंगे जिन्होंने 80 के दशक में अर्थव्यवस्था की नींव रखी थी, नई सोच की अर्थव्यवस्था में नींव रखी थी, जो बाद में हमने कई बदलाव देखे, जिसका श्रेय मनमोहन सिंह या नरसिम्हा राव को जाता है। उसके लिए कहा जा सकता है कि 80 के दशक में उस आर्थिक नीतियों की जो नींव है वो उन्होंने रखी थी। बतौर राष्ट्रपति जिन फैसलों को हमेशा याद रखा जाएगा, उसमें चाहे वो कसाब हो, अफजल गुरु हो, याकूब मेमन हो, उन सब की फांसी के फैसले में जिस तरह की सख्ती उन्होंने दिखाई, उसको लेकर भी हमेशा उन्हें याद किया जाएगा। यानी वक्त, विचारधारा और इसी के साथ फैसले लेने वाला एक ऐसा व्यक्ति। ये हम आपको उनकी पुरानी तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, बगल में लालू प्रसाद यादव, आपको मनमोहन सिंह दिखाई दे रहे हैं, और इस तस्वीर में भी शरद पवार के साथ, इंदिरा गांधी के साथ ही शुरुआत हुई थी साल 1969 में, और उसके बाद राज्यसभा का टिकट देकर उन्हें राज्यसभा में मनोनीत किया गया था। राज्यसभा के वो सांसद बने, जिसके बाद वो 73 में ही मंत्री बन गए, और उसके बाद मीटियोरिक राइज, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, जबरदस्त उनका जो राजनीतिक करियर है उसमें एक उछाल, और उसके बाद वो अलग अलग मंत्रालयों में, जिसमें आप देखिए वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कॉमर्स, ऐसे तमाम जो मंत्रालय हैं उन सब का उन्होंने कार्यभार संभाला। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया भी, और आरबीआई के गवर्नर उन्होंने मनमोहन सिंह को नियुक्त किया था। लेकिन फिर वो दिन भी आया जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, और नंबर 2 उस वक्त प्रणब मुखर्जी थे। लेकिन फिर 2012 में जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी बने, तो एक बार फिर मनमोहन सिंह को उन्हें, यानी प्रणब दा को सर करके रेफर करना पड़ता था। तो अलग अलग परिस्थितियों में किस तरह की कई बातें इस पर हुई कि क्या वो शीर्षस्थ जो पद होता है प्रधानमंत्री का,
वो कई लोग हमेशा माने कि उन्हें ही होना चाहिए। इस बीच उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। और ये तस्वीरें जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका पैर छूते हुए तस्वीरें उन्होंने ट्वीट की है। विदेश मंत्री के भी तौर पर उनकी भूमिका रही और अभी भी जब ओबामा आए थे तो आप प्रधानमंत्री के साथ उनकी तस्वीरें देख रहे हैं। ये बहुत पुरानी तस्वीरें जिसमें नरसिम्हा राव के साथ वो आपको दिखाई देते हैं। अलग अलग वक्त पर कांग्रेस पार्टी में सीताराम केसरी के साथ आप उनको देख रहे हैं। उनकी जो भूमिका रही है कांग्रेस पार्टी की दशकों की इस पूरी राजनीतिक यात्रा में, वो अपने आप में एक ऐसा सोनिया गांधी के साथ आप तस्वीरें देख रहे हैं, एक ऐसा योगदान है जो हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। और कई लोग मानते हैं कि न सिर्फ एक प्रबल वक्ता थे। देखिए आप इस तस्वीर में जो इससे पहले हमने आपको दिखाई थी, इसमें आपको शरद पवार के साथ भी दिख रहे हैं। वो वक्त भी आया था कि जब 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। उसके बाद कुछ दिनों के लिए राजीव गांधी से अनबन हुआ, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से उनकी सुलह हो गई और वो वापस कांग्रेस पार्टी में ही आ गए। ये जो अलग अलग क्षेत्रीय क्षत्रप थे उनमें आप लालू प्रसाद यादव के साथ उनकी तस्वीर देख रहे हैं। इंदिरा गांधी उन्हें राजनीति में लेकर आई थी और ये उस वक्त की तस्वीर है। बतौर वित्त मंत्री देखिए जब वो कई बार बजट पेश करते हुए दिखे, ये सब अलग अलग अंदाज उस शख्सियत के जिसने पश्चिम बंगाल से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की, लेकिन सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे वो। हालांकि प्रधानमंत्री नहीं, लेकिन आप ये मान सकते हैं कि नंबर 2 वो रहे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार प्रणब दा की बहुत प्रशंसा की है। आइए आपको ऐसी कुछ बातें सुनाते हैं। एक भी मेरी मुलाकात पिछले 3 साल में राष्ट्रपति जी के साथ ऐसी नहीं रही जिसमें उन्होंने पिता की तरह, और मैं बहुत अंतर्मन से कह रहा हूं, कोई पिता अपने संतान की जैसे देखभाल करे। देखो मोदी जी, आधा दिन तो आराम करना ही पड़ेगा। मुझे दा कहते हैं, प्रणव दा कहते हैं, भाई इतना काहे दौड़ रहे हो, कुछ कार्यक्रम कम करो, तुम तबीयत का संभालो। चुनाव के दिन थे उत्तर प्रदेश में, मुझे कहते हैं कि भाई जीत और हार चलती रहती है, लेकिन कोई शरीक आके देखोगे कि नहीं देखोगे? ये राष्ट्रपति के दायित्व का हिस्सा नहीं था। लेकिन उनके भीतर का इंसान अपने एक साथी की चिंता है। और मैं मानता हूं कि ये व्यक्तित्व, ये संबंध, ये रूप राष्ट्र जीवन के लिए एक बहुत बड़ा हम जैसे लोगों को प्रेरणा देने वाला काम होता है। और वो काम प्रणव दा ने किया है, आदरणीय राष्ट्रपति जी ने किया है। हम आपको सुना रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बहुत ही भावुक होकर प्रणब मुखर्जी, और ये देखिए तस्वीरें भी उन्होंने ट्वीट की है जिसमें वो उनके पैर छू रहे हैं। इस बीच आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी और अखिलेश प्रताप सिंह जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, एक युग का अंत है ये, भारतीय राजनीति में एक युग का अंत ही से कहा जाएगा। आप भारत रत्न प्रणब दा को कैसे याद करेंगे? देखिए, कल जितने दिन से मैं राजनीति में हूं तब से मैं उन्हें जानता हूं, उनका हमेशा स्नेह भी मिला है। भारत की राजनीति का पितामह चला गया। कोई उनके इतना जानकार, सुपर कंप्यूटर थे वो, कभी कुछ नोट नहीं करना पड़ता था। और कभी कोई बात हुई हो, अब कुछ भी जब भी मिलना चाहो, राष्ट्रपति रहते हुए भी मैं मिला। और ये नहीं कि 4 दिन पहले फोन करके, जब लखनऊ आए थे तो मिला, वित्त मंत्री रहते थे तो, एक बार बजट बन रहा था तो मैंने इसे फोन किया तो बुला लिए कि क्या आए हो, पता नहीं है बजट बनने वाला है, यहाँ एंट्री बंद होती है, बोलो कैसे आए हो, जल्दी बताओ। मैंने कहा दादा, फिर जो बात हुई चले। तो उनके तो मिलने में भी, उनसे साथ बैठ के सुनने में भी ज्ञान ही बढ़ता था और हौसला बढ़ाते थे वो। जब मैं विधायक चुन के गया तो ये बोला गया कि 12 बजे रात को घर पे आना,
12 बजे घर पहुंचेंगे। कोई मीटिंग वोटिंग से आए, बैठ गए, वो छोटा सा जो उनका खाना बनाना होता, कहता था पहले खाना खाओ, कहते इतने इससे मिल लो पहले। बहुत बहुत बधाई, इतना मेहनत करने के बाद तू जाके जीता बीजेपी से, बढ़िया, कैसे और कैसे कांग्रेस ठीक होगी, कुछ करो तुम लोग। ये मतलब उनको हमेशा सबको, जो अपने लोग उनके साथ रहते थे या नहीं भी रहते थे, इतनी यादें हैं अंजना जी की एक एक करके याद आने लगती। कुछ हम लोग यूथ कांग्रेस में थे, चिट्ठी भेजते थे तो उसकी रिप्लाई आती थी और उसका कंप्लायंस दोबारा आता था। तो मैंने एक बार जब वित्त मंत्री हुए तो भी मैंने पूछ लिया, दादा आप सबका जवाब कैसे देते हो? तो कहा मैं शुरू से ही अपना स्टाफ रखा हूँ, पॉलिटिकल पार्टी का जो लेटर हेड होता है वो मेरा एक अलग स्टाफ बैठा है, वो उस पर नोटिंग बनाता है और उसको फॉलो करता है। और पॉलिटिकल आदमी का जवाब मैं दूंगा तो मैं किस लिए पॉलिटिक्स में जी। इस तरह की सोच थी उनके पास कि और ऐसी विशाल सोच के साथ ही कोई आगे बढ़ता है। गुलाम नबी आजाद साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा। गुलाम नबी आजाद भी सभी उनका आदर करते थे, उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करते थे। मैं आज यही कहूँगा कि देश ने एक बहुत अच्छा देशभक्त सपूत खो दिया है। हम अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति दे, उन्हें स्वर्ग में जगह दे, और उनके जो बेटा और बेटी है उनको ये साहस दे इतने बड़े सदमे को बर्दाश्त करने का। तो गुलाम नबी आजाद को आप सुन रहे थे। हमारे साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के, वो जुड़ रहे हैं। हुड्डा साहब, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, पूरा राजनीतिक सफर लंबा रहा है, आप कैसे याद करेंगे प्रणब दा को? हेलो जी हुड्डा साहब, आप कैसे याद करेंगे प्रणब दा को, बोले। देखिए, प्रणब दा के जाने से बड़ा दुख हुआ है, इस पूरे देश को बड़ा नुकसान हुआ है। क्यों, एक स्वतंत्र सेनानी परिवार से थे और वो एक बहुत सुलझे हुए राजनीतिज्ञ थे और बहुत सुलझे हुए प्रशासक थे। उनको कोई भी महकमा मिला, कि वो वित्त का था, कि आपका फॉरेन अफेयर्स था, कि रक्षा मंत्रालय था, हर महकमे में वो कामयाब हुए। और जब भी सरकार पर कोई संकट आता तो संकट मोचक का कार्य वो करते थे। पार्टी में भी कांग्रेस पार्टी में भी कभी अधिवेशनों में बोलते थे या कोई चर्चा होती थी तो उनको जबानी याद रहता था कौन से फलाने सेशन में फलाने साल महात्मा जी ने क्या कहा। मतलब पूरा एनसाइक्लोपीडिया थे वो, कांग्रेस पार्टी के भी और देश के इतिहास के भी। तो इस वास्ते मैं समझता हूँ आज उनके जाने से जो नुकसान हुआ है वो कभी पूरा नहीं हो सकता। और व्यक्तिगत तौर पे मेरे को बहुत ही ये दुख हुआ, क्षति हुई है, क्योंकि हमारा व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध उनसे था। वो तीन पीढ़ियों के साथ हमारे सांसद रहे। मेरे पिताजी के साथ वो सांसद थे राज्यसभा में, फिर लोकसभा में मेरे साथ सांसद रहे जी। और दीपेंद्र हुड्डा के साथ सांसद रहे। तो और जब भी इनका वो था कोई कार्य जो होता, बड़े रेस्पॉन्सिव लीडर थे। कोई काम लेके जाते, कोई बात करते, कोई डिस्कशन करते तो रेस्पॉन्स बहुत अच्छा होता था उनका जी। और यही अगर कोई इतनी पीढ़ियों तक देश की संसद में पहुंचता रहा तभी उनका कद भी ऐसा है। हामिद अंसारी साहब हमारे साथ, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति, इस वक्त जुड़ रहे हैं। अंसारी साहब, प्रणब दा नहीं रहे, कैसे याद करेंगे आप उन्हें? बहुत बहुत दुख हुआ। इधर कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। जून के आखिर में मैं उनसे आखिरी बार मिला था। उनके साथ मेरे संबंध बहुत पुराने थे। जब वो मंत्री थे, जब मैं विदेश मंत्रालय में अफसर था, जब मैं राजदूत था यूएन में उस वक्त, और उसके बाद जब मैं चेयरमैन था और वो लीडर ऑफ द हाउस भी थे, तो उनके साथ बहुत अच्छे संबंध थे। और इसी तरह से जब मैं बाद भी वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के और प्रेसिडेंट के ताल्लुकात बड़े अच्छे और बड़े कॉर्डियल थे। कोई ऐसा निजी अनुभव अंसारी साहब जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में सभी ने देखा कि एक तरफ वो मुस्कुराता हुआ चेहरा भी थे तो दूसरी तरफ सख्त फैसले भी लेने के लिए जाने जाते थे, जिसमें तमाम जो
ऐसे आतंकी थे जिसमें अजमल कसाब से लेकर तमाम थे, उन सब पर भी उन्होंने सख्त फैसला लिया। बतौर वित्त मंत्री उन्होंने कई अहम फैसले लिए। जिस भी मंत्रालय में उन्होंने काम संभाला, एक मिसाल कायम की अपने काम के जरिए। अंसारी जी, कोई निजी अनुभव? और सबसे बड़ी चीज ये है कि वो एक एनसाइक्लोपीडिया थे। मुझे तो सबसे ज्यादा मजा आता था जब वो राष्ट्रपति थे, मैं उपराष्ट्रपति था, उनके पास जाता था महीने 5 हफ्ते में बैठ के बात करने, और उनसे किसी चीज पे कोई सवाल पूछ लीजिए, वो एक एनसाइक्लोपीडिया की तरह सब कुछ बता देते थे। तो बहुत दुख हुआ जी उनके जाने का। कोई ऐसा निजी अनुभव जो आप बताना चाहें? अरे बहुत सी चीजें हैं, मगर अब ये वक्त नहीं है उसका जिक्र करने का। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हामिद अंसारी जी हमारे साथ, पूर्व उपराष्ट्रपति, जो कि उस वक्त साथ में ही प्रणब दा के थे जब वो राष्ट्रपति थे। हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन इस श्रद्धांजलि के साथ देखते रहिए आज तक।